गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। अभी तक हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शरणार्थियों की समस्या, साथ में ही हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का एकीकरण का भारतीय संघ में मिलना और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के निर्माण और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ लिया था। आज के जो हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा सब टॉपिक्स में, वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में 5 नंबर में आता है। 5 नंबर के प्रश्न में ये एग्जामिनेशन में आता है और मैंने इसके नोट्स बड़े अच्छे से बना के आप लोगों को इसमें भेजे हैं, तो आप ध्यान से इसको अपने वीडियो को देखना है और जो नोट्स है उनको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि भारत का संविधान जो का निर्माण है वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल जो थे 389 सदस्य चुनकर आए थे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया और कुछ और लोग छोड़कर चले गए, तो 299 जो मेंबर्स थे इसमें लास्ट में रहे, जिसमें से 6 जो महत्वपूर्ण मेंबर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। और ये संविधान हमने ये भी पढ़ा था कि क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जबकि ये बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो यही कारण था कि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इससे पहले कि हम संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में पढ़ लें, एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अलग अलग संविधानों से लिया गया है और कहाँ से कौन सी चीज़ ली है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। एक ये हमारे पास स्लाइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। मतलब कि इसमें आप देख सकते हैं कि विधि का शासन कि किस प्रकार से कानून का शासन की बात करते हैं कि जो शासन है कानून के आधार पर चलाया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, संसद के 2 सदन, निम्न सदन और उच्च सदन, और साथ में ही एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है, और विधि निर्माण प्रक्रिया कि कानून का किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा। ये लिया है हमने ब्रिटेन से, ध्यान से सुनना है आपने। ब्रिटेन से मतलब इंग्लैंड से के संविधान से हमने क्या लिया, एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजन है, सिटीजनशिप है, और साथ में संसदीय शासन प्रणाली की जो संसद होगी उसमें 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। जो ऊपरी सदन और निचली सदन है, ऊपरी सदन इसमें राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा है, उसके बारे में हमने ब्रिटेन से लिया। बाकी 1939 का जो भारत सरकार अधिनियम था, 1935 का जो एक्ट था, उससे हमने लिया संघ तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्रीय सरकार के पास कौन सी शक्तियां रहेगी और राज्यों के पास कौन सी शक्तियां रहेगी। वो जो सूचियां थी, जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो इसमें है। साथ में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय के निचले स्तर न्यायालयों पर नियंत्रण, और केंद्रीय शासन का राज्य के शासन में हस्तक्षेप, और व्यवस्थापिका के 2 सदन। ये कहाँ से लिया हमने, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जो कि अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया था। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से लेकर 1950 ईस्वी तक, 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक भारत में इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही शासन किया गया। स्विट्जरलैंड से हमने क्या लिया, संविधान के सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निर्देशक तत्वों का उपबंध। और संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से हमने क्या लिया, यूएसए से हमने लिया भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो थे, स्वतंत्र न्यायपालिका की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी, न्यायिक पूर्ण निरीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बदमुक्ति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख और उप प्रधानमंत्री उस सदन का पदेन अधिकारी, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज
दैट आर वो है मौलिक अधिकार, दोज आर फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है सबसे महत्वपूर्ण। साथ में ही मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ये हमने लिया है रूस से। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन उच्च सदनों के नाम आयरलैंड से हमने लिया है। गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत ये हमने फ्रांस से लिया है। और कनाडा से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि संघ की बात करते हैं कि जैसे भारत आज की डेट में जो है 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 2 जुड़े हैं नए। कौन कौन से, सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो कि जम्मू और कश्मीर को जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको उससे बने हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल जो हमारे पास स्टेट्स रही है वो 28 हो गई है। कनाडा से हमने लिया है शक्तियों का विवरण, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। जबकि ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि शक्ति का जो विभाजन हुआ है उसके बारे में। व्यापार और आपातकालीन उपबंध हमने लिया जर्मनी, वाइमर संविधान जो था उससे। और संविधान संशोधन प्रस्ताव जो ये दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया हुआ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने इसको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट जो हम अब पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान एक लिखित तथा विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियाँ थी, 8 भाग थे। लेकिन आज की डेट में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन हुआ है भारतीय संविधान में, तो 465 के आसपास अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बहुत विस्तृत और लंबा संविधान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें हम बात करते हैं वो है कठोर और लचीला संविधान। कठोर संविधान भी है, लचीला भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल एक प्रोसेस है। जबकि लचीला इसलिए कि इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इस संविधान जो हमारा संविधान है इसके अनुच्छेद 368 में विशेष संविधान विधि निश्चित की गई है, जिसमें कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, फंडामेंटल राइट्स। हालांकि भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। इन मौलिक अधिकारों की जो संख्या है 6, पहले 7 थी। संपत्ति का जो अधिकार है उसको बाद में फिर निकाल दिया गया, लेकिन 6 जो अधिकार है उसमें महत्वपूर्ण है समानता का अधिकार। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, कि एवरीबडी आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति है, सभी कानून के समक्ष बराबर है। किसी के साथ किसी भी आधार पर, चाहे जाति है, लिंग है, वचन है, वेद है, क्षेत्र है, धर्म है, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीबडी इक्वल बिफोर लॉ, सभी जो है वो कानून के समक्ष बराबर है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण ये अधिकार है। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे बोलने की स्वतंत्रता है या फिर किसी भी स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है या अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। बहुत सारी स्वतंत्रता प्रदान, इसके साथ साथ में इसी जो संविधान स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें RTE RTI जैसे जो शिक्षा का अधिकार है वो भी इसमें निहित है। तो ये बहुत बड़ा एक अधिकार है जो भारतीयों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका अगर शोषण हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एवरीबडी जो भारत में है किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को चेंज कर सकता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वो अधिकार है जिसमें अगर हमारे जो ऊपर वाले अधिकार जितने भी हैं उनको अगर कहीं पे वो नहीं हो रहे हैं तो हम सीधे डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायिक जो आप बोल सकते हैं कि हमें न्यायालय की ओर से जो है उचित न्याय मिलेगा इन अधिकारों को प्राप्त करने में। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट था जिसे मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है
मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए, उसके साथ साथ में मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए। कौन कौन से कर्तव्य महत्वपूर्ण है? संविधान का पालन करना, इसकी आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, पालन करना, ठीक है। और भारत की संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, देश की सुरक्षा और अखंडता का समर्थन करना, सुरक्षा करना और देश की अखंडता के लिए अपनी सेवा प्रदान करना, सभी उन आदर्शों का सम्मान करना जिसे कि स्वतंत्र प्राप्ति के लिए राष्ट्र संघर्ष को प्रोत्साहित किया, संयुक्त संस्कृति विरासत का सम्मान करना, वनों, झीलों, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना और श्रमिक संपत्ति की रक्षा। सभी जो हमारी संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें सार्वजनिक लिखना आप लोगों ने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को त्यागने का प्रण करना, ठीक है। तो ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है राजनीति के निर्देशिक सिद्धांत, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है 51A में है, जबकि 36 से लेकर 51 तक राज्यों के लिए निर्देश है। लेकिन ये जो निर्देश है, इसका पालन करना या ना करना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्टेट्स। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब राज्यों को कन्विंस नहीं किया जा सकता कि उन्हें ये करना ही होगा। तो उसमें महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करना, पुरुष तथा स्त्रियों के लिए सम्मान कार्य करने पर समान वेतन देना, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा का प्रबंध करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना और विकलांगों की सहायता करना, ठीक है। इसमें विकलांगों की सहायता करना, वृद्धों और विकलांगों की सहायता करना, वृद्धों और विकलांगों की सहायता करना। लेकिन बात वही है कि न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी भारतीय संविधान की, वह है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी ये बात की गई है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता राज्य है, जिसका अभिप्राय है कि यह अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीति का निर्माण करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। बाह्य और जो आंतरिक जो नीति है उसको स्वयं भारत बना सकता है, कोई भी उनको कन्विंस नहीं कर सकता है कि उसको करे या ना करें। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारतीय समाजवादी कहा गया है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? समस्त नागरिकों की उन्नति और विकास के लिए अवसर प्रदान करना, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, जिसका मतलब कि सभी धर्म को जो है वो बराबर अधिकार दिए गए हैं, कोई भी राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। भारतीय लोकतांत्रिक राज्य मतलब सबको बेशक अधिकार के अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा। जबकि गणराज्य की बात करें, क्योंकि इसका मुख्य राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया जाता, तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। नेक्स्ट है संघीय सरकार। संघीय सरकार की बात करें तो भारत राज्यों का संघ है। भारत के आर्टिकल 1 में भी कहा गया है कि इंडिया जो है वो एक यूनियन है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है, जिसमें 28 राज्य आज की डेट में हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज भारत में है। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्यों, यहाँ पे राज्यों अपने कर लेना है, राज्यों की व्यवस्था की गई है। संघात्मक प्रणाली के अनुसार केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपने सुनना है। शक्तियों के विभाजन 3 प्रकार की सूचियों में किया गया है। पहली है संघ सूची, ध्यान से सुनना है आपने। संघ सूची की बात करें तो इसमें 98 विषय हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो विषय हैं जैसे विदेश के जितनी भी नीतियाँ बनेगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। फिर है आपका रक्षा का मतलब है कि किसी भी देश के साथ युद्ध करना, शांति स्थापित करना, राजदूत भेजना या फिर हथियारों का आदान प्रदान करना, इट्स ऑल, ये सारी शक्तियाँ किसके पास है? संघ के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो संघ सूची में 98 विषय ऐसे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है विदेश, साथ में रक्षा, संचार इत्यादि, बहुत सारे विषय और हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में भी बहुत सारे विषय हैं,
इस सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार, राज्य जो विषय इसमें है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को, जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसमें बहुत सारे विषय हैं जिसमें हम पंचायतों की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, या फिर शिक्षा के ऊपर भी कानून बना सकते हैं, तो ये राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऐसी सूची है जिसे इसे कंक्रीट लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, समवर्ती सूची। इस सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो मान्य होंगे। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है संघीय सरकार में। बात करते हैं अब संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो भारतीय संसद बहुत बड़ा जो है वो इसमें दो सदनों में बटी हुई है। ऊपरी सदन राज्यसभा और निम्न सदन जो है लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अस्थायी रूप से लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा में नियुक्त जो सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 545 है, वैसे 552 है भारतीय संविधान के अनुसार, जिसमें 550 जो है वो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूप से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो वास्तविक जो इसमें हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका नाम मात्र की है, जिसमें कि राष्ट्रपति को जो है मुख्य माना गया, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो हम बात कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है भारत को, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया, लेकिन भारत ने कोई राज्य धर्म घोषित नहीं किया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, सरकार का इसमें कोई जो है हस्तक्षेप नहीं है। एकल नागरिकता की बात करते हैं कि भारत में केवल एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजन, कि हम सभी जो है भारत के नागरिक है। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, एक तो नागरिकता ये है कि वो भारत के अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के नागरिक है, और दूसरा अमेरिका के जो राज्य हैं उनकी भी उनको जो है वो सिटीजनशिप मिली है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम केवल एकल नागरिकता की बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, की हम सब भारत के नागरिक हैं। और लास्ट है वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद होगा। आपने अपनी कॉपी पे नोट्स इसके बना लेने हैं। ये प्रश्न 5 नंबर के प्रश्न में एग्जामिनेशन में आता है। अगर पसंद आई ये वीडियो तो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस